भूपेंद्र प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्बोधन में विचारों को प्रस्तुत करें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी। सब लोग बैठ जाओ बच्चों, यहीं बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। बहुत असमंजस की स्थिति में हूँ कि 1.5 घंटे से चलता हुआ प्रोग्राम जब इस ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, इतने अच्छे लोगों के वक्तव्य हो चुके हैं, बच्चों ने इतने अच्छे कार्यक्रम दे दिए हैं, तो मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बहुत विशेष बचता नहीं। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूँ। आज उनकी जन्म जयंती है और आज विश्व अहिंसा दिवस भी है, जो पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी के नाम पर ही मनाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस दिया। इस वर्ष विश्व मिलेट ईयर चल रहा है, मोटे खाद्यान्नों के ऊपर, तो ये विश्व अहिंसा दिवस बहुत पहले महात्मा गांधी जी ने हमारे जनपद में अग्रगण्य हमारे श्री संत प्रकाश अग्रवाल जी इस कार्यक्रम को और इस कार्यालय को, इस विद्यालय को बड़े अच्छे ढंग से पूरे ग्रुप को चलाने वाली, और कहा जाता है ना कि एक अच्छी बेटी अगर हम पढ़ाएंगे तो वो एक अच्छी बहू बन के बहुत जगह उजाला बिखेरेगी। ऐसी हमारी डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल जी, जो हमारे जनपद की अग्रगण्य है, फतेहगढ़ में रह के भी हम उन्हें अपने बहुत निकट पाते हैं। हमारे श्री सुरेंद्र सिंह सोमवंशी जी चाचा जी हैं, और पांचाल शोध एवं विकास समिति के माध्यम से हम आपके साथ इतिहास से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अभी जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने कई बार सोचा कि ये विषय बहुत अच्छा है, अपनी बात को इस विषय से उठाऊंगा, लेकिन इतने विषय हो गए कि कुछ चीज़ें मुझे कागज में नोट करनी पड़ी। एक बेटी ने अभी कविता में कहा कि अगर हम अपने इतिहास को थोड़ा सा जान पाएंगे तो हम अपने सच्चे दायित्व को समझ पाएंगे, सच्चे भारतीय कहला पाएंगे। मैं जितना अपनी कुछ बोलता हूँ, इतिहास के विषय में समझता हूँ, वो श्री सुरेंद्र सिंह सोमवंशी जी की वजह से है, और हमारी संस्था की जो संरक्षक हैं वो डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल जी। मुझे कायमगंज में किसी कार्यक्रम में पहली बार आने का, बोलने का अवसर मिला। मैं जो बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर धूप लग रही है तो अपना अपना स्थान बदल लें, और मैं थोड़ी देर बोलूंगा क्योंकि बोलने को कुछ बहुत ज़्यादा बचता नहीं, लेकिन मेरी बात सुने क्योंकि मैं बात आप ही से करने आया हूँ। मेरा अपना परिचय तो एक तुलसी के पत्ते पे लिखे जाने लायक भी नहीं। एक साधारण व्यक्ति को भाभी जी ने, प्रधानाचार्य योगेश तिवारी जी ने आपके पद आने का मौका दिया। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए बजा दें। आज जो हम कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं और किसको देने वाले हैं, ये सबसे बड़ी जरूरत हमें रेखांकित करने की है। हम बड़े बड़े कार्यक्रम करें, बड़े बड़े आयोजन करें, जैसा कि अभी भाभी जी ने कहा कि हमारे अगर संदेश स्पष्ट नहीं है, हम बहुत तामझाम इकट्ठा कर लें, बहुत अच्छे लोगों को बुला लें, बातें कर लें, लेकिन अगर हम जिनसे कहने वाले हैं, जो इस चीज को आगे ले जाने वाले हैं, वही अगर नहीं समझेंगे तो बात का कोई मतलब नहीं। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से चाहे अमेरिका में चाहे इंग्लैंड में सफाई की बात उठाते हैं, शौचालय की बात उठाते हैं। शुरू में एक आध बार हमने उन लोगों को हंसते भी देखा कि ये क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन बाद में वो जो गांधी जी की ऐनक का गोल चश्मा और उसकी एक डंडी जब दिखाई पड़ती थी तो हम देखते थे कि कैसे कोरिलेट किया गया गांधी जी को और स्वच्छता को। बच्चों से बात करने आया हूं, इसलिए बच्चों की बात करूंगा। बहुत बड़ी बात अभी भाभी जी ने कही कि किताबें जरूर पढ़ें, क्योंकि चाहे वो कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, वो आखिर में किताबों तक सिमट आया। हमारे पुराने ग्रंथ, पुरानी कहानियां सच्ची हैं या झूठी हैं पता नहीं, लेकिन उनके जो प्रसंग हैं, उनकी जो प्रेरणा है, वो आज भी प्रासंगिक है।
अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं बाबूजी जिनके नाम पे ये सब विद्यालय है, मैं उनको नमन करना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि अगले बार जो कार्यक्रम हुआ करें चित्र उनका भी रखा करें, क्योंकि वो एक ऐसे विजनरी थे। आप तो उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमें कोई चीज बनी बनाई मिल जाए तो हमें आगे बढ़ाना बहुत आसान बात होती है, लेकिन उन्होंने, मुझे याद है 1994, 95, 96 में जब आपके ये खुल रहे थे कॉलेज, तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में यहाँ के शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकला करते थे, और मेरे मित्र जो दूर थे, दिल्ली थे, आगरा थे, नोएडा थे या बनारस में थे, उनके फोन आते थे कि कायम में कहाँ है, कैसी जगह, कैसा स्कूल खुलने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। आज मैं देख रहा था इन बच्चों के चेहरे की जो रौनक है, ये जो टीचर्स यहाँ बैठे हैं उनकी मेहनत का परिणाम है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि आदमी की चेहरे की रौनक उसकी शिक्षा, उसके ज्ञान के साथ बढ़ती जाती है। और शिक्षित होना, साक्षर होना, ज्ञानी होना, ये सब अलग अलग बातें हैं। हमारे फर्रुखाबाद में भी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां से पीएचडी बहुत आसानी से सब लोग कर सकते हैं। मैं अभिकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ाता हूं, एजेंट मेरे यहाँ बनने आते हैं LIC में। जब मैं पूछता हूं कि कितना पढ़े हो, कहते हैं BSc AG, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद है? तो कहते नहीं। बोले क्यों? बोले हमें तो टीचर बोल के लिखा देते हैं, जिसकी जितनी अच्छी स्पीड होती है उसका उतना अच्छा परसेंटेज आ जाता है। तब हमें लगता है कि इस देश की जो बेरोजगारी की बातें इतनी उठाई जाती हैं, ये क्या सही है? क्योंकि जो शिक्षित है, इसने वाकई में ज्ञान का अर्जन किया है, वो बैठना ही नहीं चाहेगा। एक कार्यक्रम में मुझे गंगा, सब मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है बोलने। एक कार्यक्रम में मुझे गंगा समग्र का एक जिले संयोजक का दायित्व दिया गया। भैया आशीष विद्यार्थी जी, भाभी जी जानती हैं, आशीष गौतम जी जो कुष्ठ रोगियों के लिए काम करते हैं, उसके राष्ट्रीय संयोजक थे। मुझसे कहा कि आप जाइए और आप अपने नगर में अपनी एक टोली बनाइए। तो कानपुर के लोग थे, फतेहपुर के थे। बोले आप कैसे, कितने दिन में टोली बनाना? उनका हम तो जाते हैं 2 दिन में टोली बना लेंगे। तो बोले अच्छा 2 दिन में कैसे? बोले हमारे मोहल्ले में लड़के हैं, बैठे रहते हैं, उनसे बात करेंगे, उन्हें टोली में लेना। और बोले ना, जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें मत टोली में लेना, क्योंकि उन्हें तो बैठे रहने की आदत पड़ गई। जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो बैठता ही नहीं। सामने लिखा है कोटेशन की किताबें हमारे अंदर से हमें जो है वो प्रेरणा देती है। हमारे पास जब कोई बच्चा पढ़ने आता है तो हम उससे कहते हैं कि हमें दुनिया को बाह्य दृष्टि से तो देखना है, लेकिन अंतर दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। आज चाचा सुरेंद्र सिंह जी ने श्री कृष्ण भगवान की चर्चा की, उनका बाल रूप अगर हम सबसे सुंदर ढंग से पढ़ते हैं, पाते हैं, तो वो सूरदास जी का लेखन पाते हैं। और सूरदास जी अंधे थे, उन्होंने ठुमक चलत नंदलाल पैजनिया लिख दिया, इतना सुंदर लिख दिया कि लोग उसी से कल्पना करते हैं कि कितने अभी बच्चों ने जो नाटक प्रस्तुत किया मधुबन में राजनाथ आज के, इतने सुंदर बच्चे, इतनी हमारी तो उनके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। तो सूरदास जी ने जिस तरीके से वो लिखा, तो एक हम सबको, जो भाभी जी ने कहा, हम सबको एक अंतर्दृष्टि जागृत करने की आवश्यकता है। जो कृष्ण जी ने जागृत की थी, जो कृष्ण ने जागृत की थी, जो महात्मा बुद्ध ने जागृत की थी, जो गांधी ने जागृत की थी। मैं इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूं जहां मैं खड़ा हूं, कायमगंज। दरअसल में प्राचीन षोडश महाजनपदों का स्थान है, पांचाल प्रदेश और काम्पिल। यहाँ कायमगंज तो मोहम्मद बंगस खान ने अपने बेटे के नाम पे बसाया था, उससे पहले यहाँ मऊ रशीदाबाद उससे पुरानी जगह। और बंगस ने फर्रुखाबाद एक 52 गांव मिले के फर्रुखाबाद नाम रखा, अपने नाम पे मोहम्मदाबाद बसाया। अभी भाभी जी पिछले दिनों हमारे एक मित्र हैं, उनकी बेटी IIM से पास आउट हुई इंदौर से, और उसके यहाँ जब प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आ रही थी तो एक-2 में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो अपने फादर को फोन किया, हमारे पास फोन किया, बोले भाई साहब इस बच्ची के पास कोई सोशल एक्टिविटी के, किसी कल्चरल एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट नहीं है, ये हमेशा पढ़ने में ही लगी रही, कुछ बनवा दीजिए। तो हमने कुछ गंगा विचार मंच के कुछ और सब अभियंजना से उनको सर्टिफिकेट बना के दिया, और तीसरे अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हुआ। तो आप इन चीजों को महत्व समझिए कि आज अगर गांधी जयंती पे आपको बुलाया गया, ये सब कार्यक्रम करवाए गए, ये काव्य गोष्ठी करवाए गए,
तो ये सब वक्त की जरूरत है। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये है, आज चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने जाएं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जाएं, आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आप अपने जनपद के बारे में बताइए। हम नहीं जानते हमारे जनपद का क्या क्या स्थिति है। एक बड़े अच्छे कहानीकार हैं, यूट्यूब पे कहानियां मिलती हैं, नीलेश मिश्रा जी। उनकी एक कहानी कभी सुनिएगा आप लोग, हर कहानी से अपने कनेक्ट करेंगे। उनकी एक कहानी सुनिएगा, मैंने सुनी कि मेरा ट्रांसफर कहीं बाहर शाहजहांपुर के एक बहुत ऐसे जगह था जहाँ लाइट नहीं आती तो रेडियो सुनता था रात में, कि हमसे कोई पूछता है कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो हम कहते हैं फर्रुखाबाद। तो कहते अच्छा फर्रुखाबाद में कहाँ, तो हम अपने गांव का नाम बताते हैं। और जब हम वाकई में अपने गांव जाते हैं तो हमारा गांव जो है वो उसकी दीवारें टूट चुकी हैं, वहाँ कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं, हम सब शहर की पढ़ाई में बाहर आ गए। तो गांव वाले जब पूछते हैं भैया कौन हो, तो हम कहते हैं कि हम ठाकुर शिवनाथ सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। तो जिस गांव से हम अपनी पहचान बनाते हैं उस गांव को हम छोड़ चुके हैं। हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि अपनी लोक कला को, लोक संस्कृति को जानने की बहुत आवश्यकता है। मैं गांधी जी की बात करूंगा बच्चों से। जैसा कि अभी कहा भाभी जी ने, गांधी जी के लिए ये एक कार्यक्रम या एक दिन या एक महीना भी कम है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जिसे सुदामापुरी भी कहते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म बनारस से 7 किलोमीटर मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हुए थे। 1.5 साल की आयु में उनके पिताजी का जब देहांत हुआ, बच्चों सुनते रहिए हमारी बात, अब आप ही की बात हो रही है। तो जब 1.5 साल की आयु में उनके पिताजी नहीं रहे तो उन्होंने, उनकी माँ उनको लेकर ननिहाल आ गई। पैसे की बहुत कमी नहीं थी, लेकिन उस टाइम जैसा आप जानते हैं सब आपकी तरीके के सौभाग्यशाली नहीं थे जिन्हें सीपी ग्रुप जैसे स्कूल बहुत पास पढ़ने को मिल जाए। वो कई किलोमीटर दूर और कई बार नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जहां लिखा वहां ये जानकारी दी गई। 16 साल की आयु में वो 1907 में शायद उनका जन्म हुआ था। गांधी जी 1915 में भारत वापस आए और उनसे प्रभावित हुए और उसके बाद उनके आंदोलनों में वो शामिल रहने लगे। उस टाइम उनको छोटा डायनामो कहा जाता था। वो ऐसे ऊर्जा के केंद्र थे, ऐसे सादगी के केंद्र थे कि बहुत बड़ा नाम न करके वो काम करने में विश्वास करते थे। जय जवान जय किसान, जैसा कि अभी भाभी जी ने बताया, हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान आगे जोड़ा, क्योंकि कोई भी विषय अगर हम उस पर अनुसंधान नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म जहां हुआ पोरबंदर में, वो कीर्ति भवन उनके घर का नाम है। और मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं उस घर में गया। वो बहुत अच्छा बड़ा भव्य घर है। मैं साबरमती का आश्रम गया, मैं यरवदा जेल भी गया। और आप सबको बता दूं कि 21 सितंबर 1929 को महात्मा गांधी फर्रुखाबाद भी आए थे। तो आप कितने महत्वपूर्ण जनपद में इसका अंदाजा लगाइए। गांधी जी किसी गरीब आदमी के बेटे नहीं थे, उनके बचपन के जीवन में कोई संघर्ष भी नहीं था, लेकिन उस समय जो समाज की दिशा थी उसमें गांधी जी पढ़ाई को बहुत प्राथमिकता नहीं देते थे। हाँ, पढ़ने भेज दिया क्यों कह रहे थे, जब हमारी शादी हुई थी तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी शादी हो रही है। हमें तो अच्छे कपड़े पहना दिए गए और घर में पता चला कि अच्छा खाना खाने को बनेगा। और गांधी के साथ उनके 2-3 भाइयों की शादी और हुई थी, एक सगे भाई की, एक चचेरे भाई की। पत्नी से ज्यादा मां के साथ उनका एक मित्र का रिश्ता था। जो अनुभव है उनके साथ पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ते हैं। और वास्तव में अगर मां उनके साथ ना होती तो ये गांधी नहीं होते, जिनसे साउथ अफ्रीका में वो कहते थे कि लैट्रिन भी साफ करो तो बात साफ किया करती थी। ऐसी पत्नियां धन्य हैं। बच्चों, गांधी जी से जब उनके साथी ने आत्मकथा लिखने को कहा तो बोले हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। फिर जब वो यरवदा जेल में भेजे गए तो थोड़ी सी उन्होंने आत्मकथा लिखने की शुरुआत की। हालांकि उनकी आत्मकथा जो हिंदी में ट्रांसलेट की गई करीब 550-600 पेज की है। गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटे क्लास में, चौथे क्लास में, तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स उस स्कूल में आए और उन्होंने बच्चों से 5 स्पेलिंग लिखने के लिए कहा।
जब कोई बाहर का आता है तो बच्चों को स्कूल में ज़्यादा सफाई होती है और बच्चों को तैयार करके कहा जाता है। तो 5 शब्द इंग्लिश के स्पेलिंग लिखने के लिए गांधी जी से कहा गया, तो गांधी जी ने 4 तो स्पेलिंग सही लिख ली और 1 स्पेलिंग गलत लिख रहे थे। तो जो जमीन में वो टाट पट्टी होती थी, आप लोग जैसी टाट तो ऐसी होती थी, पट्टी होती थी लकड़ी की, और उस पर खड़िया से बोल बोल के एक लकड़ी की कलम से लिखते थे। तो 5वीं स्पेलिंग जब वो गलत कर रहे थे तो उनके टीचर ने धीरे से उनके पैर मारा और उसे इशारा ऐसा किया कि वो जो बगल का बच्चा सही लिख रहा है उससे देख के लिख लो। गांधी जी के 1-2 मार मारा तो उन्होंने सोचा कि टीचर क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं पाए। बाद में उनकी समझ में आया कि वो कहना है कि उसे देख के तुम भी सही कर लो। इंस्पेक्टर साहब कहेंगे कि एक बच्चा जो है जानता नहीं, लेकिन गांधी जी ने उसे सही नहीं किया। और गांधी जी लिखते हैं कि उस पूरे क्लास में मैं ही शायद सबसे फिसड्डी दिखाई पड़ा बच्चा। तो उन्होंने बोले लेकिन मेरा उस टीचर के प्रति सम्मान कहीं कम नहीं हुआ। बोले बाद में फिर 2-3 अवसर ऐसे आए कि मुझे उन अपने जो गुरु थे, उन टीचर थे, उनकी कुछ बातें और पता चली, लेकिन मेरा सम्मान उन टीचर के प्रति कम नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि शायद ये मेरी आदत पड़ चुकी थी कि मुझे बड़ों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की बिल्कुल आदत नहीं थी। अब ये समझिए आज के परिप्रेक्ष्य में कई बार हमारे टीचर्स के ऊपर इतना दबाव होता है कि वो कुछ बातें या कुछ सवाल अपने तरीके से ढंग से आपको समझा नहीं पाते, तो हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि यार वो टीचर तो कुछ जानते नहीं। ऐसा नहीं है, गांधी जी से समझिए। उन्होंने कहा कि मैंने उन टीचर का सम्मान कम नहीं किया और मैं लगातार उन टीचर का विश्वास पात्र बनने की कोशिश में लगा रहा। एक चीज और, जब भाषा के चयन की बात कही गई कि बच्चे गुजराती के अलावा क्या भाषा पढ़ेंगे, तो अरबी, फारसी और संस्कृत। तो गांधी जी से के जो उनके दोस्त थे, मुस्लिम भी थे, तो उन्होंने कहा कि फारसी पढ़ लो, फारसी सरल है। तो गांधी जी भी जाके फारसी की क्लास में बैठ गए और उन्हें लगा कि फारसी थोड़ी सी आसान है समझने में। तो जो संस्कृत के टीचर थे उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने इससे कहा कि तुम किस परिवार के बच्चे हो, तुम्हारी माँ पुतली बाई जो 4 महीने व्रत रखती हैं और जब तक सूरज देखते नहीं तब तक वो अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं, तुम संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते? क्या लगता था? उन्होंने कहा संस्कृत हमारी ज्यादा समझ में नहीं आती। आजकल भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये संस्कृत में हम कैसे भी पास हो जाएं। लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि अगर मैंने उन गुरु का अनुरोध ना माना होता, मेरे पास ऑप्शन था कि सिर्फ मैं पास होने के लिए फारसी पढ़ता और संस्कृत ना पढ़ पाता, तो आज शायद मैं इस रूप में अपने आप को नहीं पाता, अपने आप को इतना ज्ञानी नहीं पाता या इतना संघर्षशील नहीं पाता। तो समझिए कि गांधी जी का क्या व्यक्तित्व था। गांधी जी को खेलने कूदने में बहुत रुचि नहीं थी। जब उनके गुरु कहते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कसरत करो, तो गांधी जी बहुत उससे बचते रहते थे। आपसे भी बहुत से टीचर्स कहते होंगे कि ये एक्टिविटी लो, ये एक्टिविटी लो, तो आप टीचर्स को बता दीजिए कि सर हमें ये चीज अच्छी लगती है, ये नहीं। मुझे लगता है कि टीचर समझने की कोशिश करेंगे। फिर गांधी जी ने ये तय किया कि वो टहलना शुरू करेंगे। टहलना भी एक था, टहलना शुरू करेंगे। और अपने पिताजी, चूंकि उनके पिताजी बीमार थे, वो तत्कालीन रियासतों के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। जब वो पोरबंदर से राजकोट गए तो उन्हें दाएं हाथ की बजाय बाएं हाथ से उन्हें सैल्यूट किया। तो उन्होंने कहा कि दाएं हाथ से क्यों नहीं कर रहे? बोले दाएं हाथ तो मैं अपने उसी राज्य में दे आया जहां मैं पहले सेवा करता था। तो उस पिता के पुत्र थे वो। तो गांधी जी ने अपने पिताजी से एक लेटर लिखवाया कि हमारी बीमारी की वजह से इसको सेवा की जरूरत है, इसलिए इसे कसरत की क्लास से जो पढ़ाई के बाद होती छोड़ दिया जाए। और गांधी जी को अपने पिताजी के पैर दबाने का बहुत शौक था, बड़ा आनंद आता। समझिए आप बात को। एक चीज और थी, गांधी जी की राइटिंग बहुत खराब थी और टीचर जब ये कहते रहे कि बेटा राइटिंग सुधारो, तो गांधी जी की समझ में उस टाइम बहुत नहीं आया। उन्होंने कोशिश की, लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि हमारी राइटिंग हमारे जीवन का व्यक्तित्व बन जाती है।
हमारी राइटिंग हमारे जीवन का व्यक्तित्व बन जाती है, और हम जब कहीं कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, भेजते हैं, तो वो राइटिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे जीवन में। और उन्होंने कहा कि राइटिंग अच्छी करने के साथ साथ बच्चे अगर थोड़ी सी ड्राइंग बनाना सीख ले, कला बनाना सीख ले, तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप समझिए, ये 3-4 बातें मैं विशेष तौर से आपके लोगों के लिए लाया। गांधी जी के जैसा भी बच्चों ने नाटक में बहुत, मैंने कहा ना कुछ बचा नहीं है, बस मैं इन्हीं से निकाल के बोल रहा हूं। गांधी जी के जीवन में 2 चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और शायद उनकी दुनिया बदल दी। एक तो राजा हरिश्चंद्र का वो चरित्र। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के थे, भगवान राम के पूर्वज थे, जिनका इतना तप था, इतने सत्यवादी थे कि देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र के साथ एक अपनी कूटनीति तय की और उनकी इतनी कठिन परीक्षा ली कि उनको अपना सब दान करना पड़ा। और बाद में जब उन्होंने सब दान कर दिया तो विश्वामित्र ने कहा कि अब हमारी जो दक्षिणा है वो दो। तो दक्षिणा उनके पास नहीं थी, तो वो एक डोम, काशी के एक घाट पे डोम बन गए। हमारे देश में जाति व्यवस्था कभी नहीं थी, जात प्रथा कभी नहीं थी, और सबसे जो छोटा काम उस टाइम समाज का समझा जाता था वो डोम का कार्य समझा जाता था, जो शमशान घाट पे चिताओं में लकड़ी देने का काम करते। तो राजा हरिश्चंद्र, भगवान राम के पूर्वज, उस डोम का कार्य करने लगे। और उनका बेटा रोहितास जब बीमार हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तब जब उनकी पत्नी उस अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पहुंचती है तो वो उससे जो घाट का शुल्क है वो मांगते हैं, और जब वो नहीं दे पाती तो शायद वो अपना वस्त्र बेच के कैसे भी देती हैं। तब सब देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम परीक्षा में सफल हुए और उनका राजपाट वापस मिलता हो। जहाँ हरिश्चंद्र की कहानी आप सब लोग जरा ढंग से पढ़िए। तो इस घटना ने, बाद में गांधी जी कहते हैं कि पता नहीं ये घटना सच्ची थी या झूठी थी, पर कहानी इतनी सच्ची थी कि इसने मेरा जीवन बदल दिया। एक दूसरी घटना थी श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार के बारे में आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को, जो गरीब था, तीर्थाटन कराने के लिए अपने कंधों पे 2 कंडियों में रख के यात्रा करवाई और उस यात्रा के साथ कई जगह ले गया। बाद में राजा दशरथ का उनको तीर लगा, धोखे से समझे कि वो उनकी मृत्यु, सबने पढ़ी होगी कहानी। तो ये 2 घटनाएं हमारे इस भारतीय वाङ्मय में ऐसे कई चरित्र हैं जिनको, जो आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका जीवन बदल सकते हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास में जाएं। हम जिस जगह पे खड़े हैं, अभी चाचा जी ने बताया था श्री कृष्ण के बारे में, वो महाभारत इसी भूमि से जन्म लेती है। और मुझे लगता है कि जो अपनी राष्ट्रवाद की बात हम कहते हैं, राष्ट्र की बात श्री कृष्ण के टाइम पे शुरू हुई, क्योंकि महाभारत वो था तो एक परिवार का युद्ध, लेकिन एक विचारधारा के लोग एक तरफ और दूसरी विचारधारा के लोग एक तरफ जब जुड़े तो एक महाभारत जैसी कहानी बनी। और आप लोगों के लिए गौरव की बात है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला कुरुक्षेत्र में, लेकिन उसका सेनापति, जो पांडवों का सेनापति था धृष्टद्युम्न, वो अपने ही स्थान का रहने वाला था और वो 18 दिन जिंदा रहा और कौरवों के सेनापति रोज मरते रहे। अपने पिताजी की सेवा उन्होंने निरंतर की। गांधी जी विलायत में पढ़ने गए थे, उसके बाद में भारत आए, बंबई में उन्होंने वकालत करनी शुरू की। वकालत चली नहीं, वकालत के जो दांव पेश थे वो उस टाइम उनकी समझ में नहीं आए, तो फिर वापस पोरबंदर आ गए। वहां के उनके जानने वाले व्यापारी थे, उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गए एक मुकदमे में, और दक्षिण अफ्रीका जब वो गए तो वहां मुकदमा तो उन्होंने वो जीता ही जीता, और जैसा कि बताया कि उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया, तो सबसे पहले उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग वहीं शुरू कर दी। जब उनके घर पे सफाई कर्मियों ने आना बंद कर दिया तो उन्होंने बा से कहा कि तुम साफ करो शौचालय, और वहीं उनके कुछ बच्चों का जन्म हुआ, सब हुआ। गांधी जी वापस भारत आते हैं। आप सबको मालूम है 7 बड़े आंदोलन जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुए वो गांधी जी ने किए। आखिरी भारत छोड़ो था। 13 बार वो जेल गए। जेल में वो पढ़ते लिखते थे, उन्होंने सब धर्मों का, वेदों का, सबका अध्ययन किया।
रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने जापान रेडियो से घोषणा की कि वो बापू है, राष्ट्रपिता है। गांधी जी को जेल में अकेला रखा जाता था क्योंकि उन्हें मालूम था कुछ टाइम फांसी की सजा तो कम होगी, गांधी जी के साथ राजनीतिक बंदी रखे जाएंगे और ये लोग जब जेल से बाहर निकल के जाएंगे तो गांधी जी के संपर्क में आके ये बदल चुके होंगे, इसलिए उनको अकेले रखा जाता था। यरवदा की जेल में ही कस्तूरबा की डेथ हो गई, वहीं उनकी समाधि भी बनी हुई है। जेल में रखने की जो परंपरा है, जैसा अभी बच्चों ने दिखाया कि कुछ लोगों ने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे भी क्रांतिकारी थे, उनकी एक अपनी विचारधारा थी। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह जी ने भी कोई लड़ाई या इसलिए लड़ी हो कि उनको कुछ फायदा होने वाला, बहुत कम उम्र में वो चले गए और जिस टाइम उन्होंने जेल में बम फेंका भगत सिंह ने, उस टाइम वो चाहते तो माफी मांग सकते थे, सजा कम हो सकती थी, वो गिरफ्तार नहीं भी हो सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने पकड़वाना अपने आप को जरूरी समझा। और वहां पे जब वो उन्होंने कोर्ट में जो अपनी स्पीच दी है, उन्होंने कहा कि मैं अगर जेल में बंद हो जाऊंगा तो मेरी बात दब जाएगी, जो उन्होंने खुद अपनी बहस की वो आज भी सबके पढ़ने लायक है। और अंत में जो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, गांधी जी के 7 सिद्धांत थे। सत्य मतलब सच। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बचपन में मुझ में बड़ी बुराइयां आ गई थी, मैं बीड़ी भी पीने लगा था, मैं दोस्तों के साथ घूमने भी लगा था और मैं और भी सब काम जो स्कूल छोड़ के करता था वो करने लगा। ये चीज मुझे लगता है, मैंने जितना गांधी जी को पढ़ा है, कि गांधी जी की ये चीज कि अपनी कमी को सबके सामने बता देना सबसे बड़ी महानता है। आज लोग बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन मिस्टर क्लीन बने रहना चाहते हैं। गांधी जी जब चंपारण गए तो एक घर में वो खाना खाने के लिए गए तो वहां घर की पहले बहू उनका आशीर्वाद लेने आई, उसके बाद में सास आई। जब गांधी जी चलने लगे तो उन्होंने कहा इतना अच्छा भोजन बनाया, हम इनको एक बार फिर से धन्यवाद देंगे। तो दोनों लोग आ जाए, तो फिर बहू आई, फिर सास आई। तो लोगों ने कहा कि गांधी जी ने कहा दोनों को बुलाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके पास अच्छा वस्त्र एक ही है और ये एक ही वस्त्र पहन के आ जा सकती है आपके सामने। गांधी जी ने उस दिन से वस्त्र पहनना छोड़ा। मदुरई गए तो वहां उन्होंने गरीबी जो देखी तो पूरे वस्त्र और जूते पहनना छोड़ा। सूरत में उन्होंने पगड़ी जो लगाया करते थे गुजराती लोग, काठियावाड़ी लोग, पगड़ी लगाना छोड़ दी। और जब वो लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में, हालांकि वो सम्मेलन तो फेल हो गया लेकिन उन्हें वहां अधनंगा फकीर कहा गया और कहा गया कि ये क्या करेगा अधनंगा फकीर। एक गोलमेज सम्मेलन वहां फेल भी हुआ। तो आप देखिए कि क्या व्यक्तित्व। सत्य का मतलब है कि हमें जो सही है, हमारे गुरुजन कई बार मम्मी पापा कह देते हैं कि ये बात मत करो, ये ठीक तुम्हारे फायदे की नहीं है। बच्चों से कहा जाता है कि बेटा स्कूटी से मत जाओ, साइकिल से जाओ, लेकिन बच्चे चुपचाप स्कूटी लेके चल देते हैं। कौन माँ बाप है, कौन टीचर है जो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है वो सही रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे चले। तो हमें इस चीज का पालन करना कि हमें सत्य क्या है ये जानना है और नहीं तो अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से समझना। अहिंसा, अभी भाभी जी ने बताया कि देखते हैं कि स्कूलों में लड़ाई होती है, कई बार अखबारों में खबर छप जाती है कि स्कूल में कई बच्चे लड़ गए, कई टीचरों का आपसी मनमुटाव हो गया। और जैसा उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध भी समाप्त होगा तो एक टेबल पे बैठ कर समाप्त होगा। ये अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी दे गए। रूस के लेनिनग्राद में गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। और गोर्बाचोव जो रूस के 89 में बहुत ताकतवर हुआ करते थे, उनको भी दबना पड़ा और बाद में उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया और दुनिया का बहुत पावरफुल आदमी बाद में एक दूसरे देश में प्रोफेसर बन के काम करता रहा। तो शांति से बड़ा कोई अर्थ नहीं है। और एक चीज और भी है, एक बड़े विद्वान हुए हैं फ्रांसीसी मैक्स मुलर जब भारत आए, दो लोगों ने भारत को बहुत डिस्ट्रैक्ट किया। एक तो मैकाले जिन्होंने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ा, और एक मैक्स मुलर जब भारत आए उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग अपने जब पूर्वजों का इतिहास पढ़ते हैं तो इनकी भुजाएं फड़कने लगती है। पुरानी जो हमारी जितनी भी घटनाएं उनको जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा ताकत, तो उन्होंने कहा इनको इनके इतिहास से अलग करो। और बहुत सा इतिहास हमारा बिगाड़ भी दिया गया, जिसपे अभी पुनर्लेखन का कार्य चल रहा है और जो सही है वो काम आएगा।
ब्रह्मचर्य, गांधी जी ने ब्रह्मचर्य भी कहा, लेकिन ब्रह्मचर्य का उनका अर्थ बड़ा विस्तृत था। उन्होंने कहा कि हमें अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारी कौन सी जरूरतें पहली हैं, कौन सी तात्कालिक है, कौन से हमारे नियम और संयम से हम रहें। हम समय से स्कूल आए, समय से उठे, हमारे माँ बाप जब ये कहे कि बेटा इस टाइम पढ़ो, इस टाइम खाना खाओ, पता चला कि साहब आप पढ़ रहे हो और खाना खाने की होश नहीं है, मम्मी बैठी हुई है, तो हर चीज का एक समय, ये ब्रह्मचर्य। हमारी धर्मपत्नियां आई हुई हैं, टीचर रही हैं 18 साल, कई बार बात होती है तो ये बोली कि कई बार लोग कहते हैं साहब बच्चा हमारा बिगड़ रहा है, तो 18 घंटे तो वो आप ही के साथ रहता है, तो आप अगर वो बिगड़ रहा है तो 25% स्कूल का योगदान है, उसमें छुट्टियां काट दीजिए तो मिला के 17, 18, 16% रहेगा, बाकी 84% अभिभावकों का योगदान है कि बच्चा बिगड़ रहा है। यहाँ इतने टीचर्स बैठे हुए, कौन टीचर अब ये बच्चों से कहता है कि तुम मोबाइल से पढ़ो। मैंने देखा कई बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें बुलाया, बोले बेटा ये हमारा मानता नहीं, मोबाइल से पढ़ता। हमने क्या मोबाइल से पढ़ता? हमने ठीक, अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल मम्मी जिधर बैठी है उधर ही मुंह करके बैठ जाए, उधर मोबाइल भी रहा करे और तुम भी रहा करो, तब तुम पढ़ा करो। अब उनका पढ़ना छूट गया क्योंकि वो मम्मी की तरफ मोबाइल का स्क्रीन करके पढ़ते नहीं। सब कुछ इन किताबों में, मोबाइल सिर्फ जानकारी देता है, ज्ञान देते हैं ये शिक्षक, जिन्हें हमारे समाज में माता पिता से ज्यादा सम्मान दिया गया। अपरिग्रह, गांधी जी ने एक और चीज कही, बच्चों 2 मिनट डालूंगा। गांधी जी ने कहा अपरिग्रह, हमें जिस चीज की जितनी जरूरत है हम उतना ही इस्तेमाल करें। हमारे पास एक पेन है, अच्छा चलता है तो हम एक और एक्स्ट्रा रख लें कि खराब हो जाए। हमारे पास कपड़े जूते, हम अपने माँ बाप से जिद कर रहे हैं कि हमें ये चीजें चाहिए। अब दिवाली आ गई तो हमें कपड़े चाहिए ही चाहिए, भले ही पिछले साल के कपड़े मुझे अपना खुद बचपन का याद है कि हमारे अच्छे कपड़े अलमारी में टंगे टंगे छोटे ही हो जाया करते थे, क्योंकि बाहर जाने वाले, हमें बाहर जाने के कपड़े उतने ज्यादा मिलते नहीं थे, तो वो छोटे हो जाते थे, फिर वो घर पे पहने जाते थे, 2-4 बार बाहर पहनते थे, बाकी छोटे, ऊंची बाह, ऊंची यहाँ तक की कमीज हम लोगों ने घर में पहनी। तो अपरिग्रह का मतलब है, आज बहुत भौतिक बात कही होती है, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें बढ़ रही है कि हमारा ये ओप्पो का मोबाइल है तो एप्पल का मोबाइल हो जाए, एप्पल का मोबाइल है तो और कुछ हो जाए। ये अपरिग्रह गांधी जी से हमें सीखना होगा। और आखिरी एक चीज उन्होंने बताई थी, स्वास्थ्य, जो आज हमारे प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं। कल पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मैं जिला गंगा समिति का सदस्य हूँ, फर्रुखाबाद गंगा विचार मंच का सदस्य हूँ। ये गंगा की सफाई हो या पड़ोस की सफाई हो, ये एक दिन का काम नहीं है। कल तो वो एक संकेत दिया गया। आपका स्कूल कल अभियान चलाया, मैं देख रहा हूँ जगह जगह पोस्टर चिपके हुए हैं, लेकिन क्या कल आप जिस जगह पे हजारों बच्चा रोज आता हो, जिस गंगा के घाट पे हजारों नहाने वाले रोज आते हो, एक दिन की सफाई से काम होने वाला है क्या? तो और कई बार हम देखते हैं कि हम पॉलिथीन में लाते हैं, मैं झोला लेके जाता हूं, तो दुकान वाले समझ गए कि भाई साहब आप पॉलिथीन नहीं लेंगे। रिसाइकिल वाली पॉलिथीन हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी घातक है। ये हमारी नालियों को जाम करती है, गाय इन्हें खाती है, तो गाय जो है वो बीमारी से पड़ रही है, उनका दूध भी कहीं आप लोग पी लेते हैं तो वो केमिकल आपके पेट में जा रहा है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम ही लोग कल्पना करिए कि 3-4 दिन अगर नहीं नहाते हैं तो क्या होने वाला है। और तीसरी है प्रार्थना, चाहे वो पुस्तकों की प्रार्थना करें या भगवान की प्रार्थना। गांधी जी के सिद्धांतों में वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हम प्रार्थना करें। आप सब इस सुंदर कार्यक्रम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, जितने बच्चे यहाँ हैं वो एक एक परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक कॉलोनी, मोहल्ले, गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने, जितने भी लोगों ने जो बातें कही, उन बातों को अगर आप अपने साथ लेके जाएंगे और एक भी बात अपनाएंगे तो हमारी गांधी जी को, बापू को और लाल बहादुर शास्त्री को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।